डियर ऑडियंस, मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं। आपको जान के बहुत खुशी होगी। हमारे साथ हैं आज शिवम, जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। और ब्यूटी ये है कि ही हैज टॉप्ड इन सेकंड एमबीबीएस, यानी पूरे इस इनकी क्लास में, कॉलेज में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में इन्होंने सेकंड एमबीबीएस में टॉप किया है। शिवम, आपका स्वागत है। आई वेलकम यू थैंक ऑन यू भुवनेश सर। माथुर चैनल। और आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा कि हम सबको जानकर काफी वी ईगरली वांट टू लिसन फ्रॉम यू। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप कृपया करके हमको ऐसी चीजें बताइए कि सिंस क्लास 10, जो कि हम लोगों के लिए बोर्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या थी और धीरे धीरे आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया। यू वर एबल टू क्लियर द नीट एग्जाम। हमारे ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरा हाय और थैंक यू सर, आपने इनवाइट करा मेरे को। तो एक्चुअली जब मेरी जर्नी है वो एट्थ क्लास से ही स्टार्ट हो गई थी। एट्थ क्लास में अजमेर के अंदर सी स्क्वायर नाम से कोचिंग क्लास है काफी फेमस, वो मैंने ज्वाइन करा था। जी। तो वहां जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ था कि वहां जो टीचर्स ने जिस तरह से पढ़ाया उसमें टॉपिक के अंदर इतना इंटरेस्ट आया मेरे को, स्पेशली बायो के अंदर, कि मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे जाके बायो ही लेनी है। तो एक डिसीजन मेकिंग वहीं पे हो गया और उसके बाद नाइन्थ और टेंथ में भी मैंने कंटिन्यू रखा। और नाइन्थ और टेंथ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नाइन्थ के टॉपिक्स हैं वही इलेवेंथ में वापस आते हैं, बस और एडवांस होके आते हैं, और जो टेंथ के टॉपिक्स हैं वही ट्वेल्थ में आते हैं और एडवांस होके। तो अगर नाइन्थ और टेंथ के टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इलेवेंथ ट्वेल्थ का आधा पोर्शन जो है वहीं पूरा हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि अगर आप नाइन टेंथ में हैं तो अभी ऐसा भी नहीं है कि आप नाइन टेंथ में इलेवन ट्वेल्थ का पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप नाइन टेंथ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि अपने को इलेवेंथ से ही स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। आप जो नाइन टेंथ में जितना है उसको आप अच्छे से कर लें तो काफी एक आप एडवांटेज में रहेंगे। शिवम, अभी आपने कहा कि डिसीजन आपने लिया, हाँ, पेरेंट्स का इस डिसीजन में कितना परसेंटेज रोल है, जरा ये भी बताइए। पेरेंट्स का रोल है। उन्होंने मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू टेक बायो, तो मैंने उनके सामने ये चीज रखी थी। तो पहले पापा को थोड़ा ये था कि मैथ्स में क्या है कि करियर ऑप्शन ज्यादा हैं, अगर बायो में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंपैरेटिवली करियर ऑप्शंस कम हैं। लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि जितना मैं मैथ्स में कर सकता हूँ उससे ज्यादा अच्छा मैं बायो में कर सकता हूँ, ये इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था फिर उसके बाद कि ठीक है इसकी इच्छा है और उनको विश्वास था कि कर लेगा, इसने कहा है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था इस चीज में। वेरी गुड। शिवम, इट मीन्स कि यू वर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर पूरा पूरा 100% भरोसा था। आपने अपने पेरेंट्स को भी एश्योर किया कि आई कैन डू वेरी वेल इन बायोलॉजी साइड एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स साइड। हाँ, 100% तो मैं इस चीज से गारंटी से नहीं कह सकता था कि सिलेक्शन 100% है, बट ये जरूर था कि जो मैथ्स में कर सकता हूँ उससे बेटर बायो में कर सकता हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस तो था। शिवम, आपका स्टडी पैटर्न कैसा रहा? आपने कहा कि एट्थ क्लास से यू मेड योर माइंड। आपने अपना एक मन बना लिया था कि मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर हम हमारे अभी जो छोटे एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी दोज हु आर इन द बिगनिंग, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, जो अभी ये आपका वीडियो देखेंगे, आपका इंटरव्यू देखेंगे, तो उनको मोटिवेट कीजिए कि एट्थ क्लास से शुरू कर सकते हैं, हम पढ़ाई सोच सकते हैं, क्योंकि इट वॉज योर सोल डिसीजन। ये केवल केवल आपका डिसीजन था। तो ऐसा उनको पढ़ाई का पैटर्न जरूर बताइए। आप किस तरह से आपने पढ़ाई की, आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, क्या क्या किया, जरा डिटेल से बताइए आराम से। पढ़ाई का पैटर्न तो जैसा कि मैंने कहा कि वही टॉपिक्स आगे जाके रिपीट होते हैं और एडवांस होके आते हैं, तो ऐसा भी नहीं करने की जरूरत है कि आप पूरा इलेवन ट्वेल्थ का पोर्शन ही आप नाइन टेंथ में कुछ ज्यादा ही एडवांस कर लें। लेकिन जितना पोर्शन उसमें है उसको आप अच्छे से कर लें, और उसका बेस्ट टेक्निक है रेगुलर स्टडी। और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया अजमेर में सी स्क्वायर मैंने करा था, और आजकल तो ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो उसका एक बहुत एडवांटेज होता है क्योंकि वो एक गाइड कर देते हैं, और जैसा कि मैंने कहा इंटरेस्ट बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे पार्ट में, कि एक बार इंटरेस्ट आया बायो में तो वहीं पे मैंने अपने आप सोच लिया कि अच्छा अब अगर टीचर ने कोई चीज नहीं भी पढ़ाई तो मेरा खुद का मन करेगा कि मैं आगे जाके उसको पढूं, उसके बारे में जानूं। तो ये जरूर फायदेमंद चीजें होती हैं। वेरी गुड शिवम। आपके क्योंकि
आपके मुंह से सारी बातें सुन के हमारे ऑडियंस को आई थिंक बड़ा फायदा होगा। होता ये है कि टीचर्स, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, पेरेंट्स सब बोलते हैं, लेकिन अ पर्सन लाइक यू व्हेन यू स्पीक तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं आपका इंटरव्यू लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और एवरीथिंग विल कम आउट। आई थिंक आपके बोलने से काफी लोगों को फायदा होगा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये केक वॉक था? वॉज इट वेरी इजी टू स्टडी ऑल दीज इयर्स, 8th 9th 10th 11th 12th, प्रिपेयर फॉर द नीट? क्या ये इतना सरल है? आपने बहुत इजीली कह दिया, आपने डिसीजन लिया। कितने घंटे रोज पढ़ाई की? कितना कंसल्ट किया? कितना आपने वीडियोस देखे? कितना आपने प्लेजर्स छोड़े होंगे, जरूर सैक्रिफाइस किया होगा, वो भी बताइए। इजी तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये इजी था, और ना ही मैं ये कहूंगा कि जितना कई लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, और इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो जैसे कि 11th में 10th तक तो मैंने अजमेर से ही पढ़ाई करी थी। 11th में मैं कोटा चला गया था, एंड एलन कोटा से मैंने कोचिंग करी थी 11th 12th के लिए, नीट के लिए। तो यस। प्रॉब्लम्स में फिर, और उसमें यही है कि अब एलन जो है वो पूरा हमारी 2 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी और रात को 8:30 तक चलती थी, तो वो अपने आप में एक बहुत लंबा क्लास शेड्यूल हो जाता था। प्लस उसके बाद जो बाकी टाइम है आपके पास, उसमें आपको खुद के लेवल पे भी पढ़ना पड़ता था, और टेस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे वहां पे, तो ये चीजें तो करनी थी। तो पर इनका फायदा है, तो अभी ऐसा लगता है कई बार कि जब अपन प्रिपरेशन करते हैं, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल है, इतना कैसे होगा। तो पर और इंटरेस्ट भी करता है कि यार कुछ और कर लें, थोड़ा मस्ती कर लें, इतना कौन पढ़ाई करे, बट ये चीजें वर्थ होती हैं, आगे जाके बहुत काम आती हैं। तो क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर ये चीजें आपके साथ आप कभी भी कर सकते हैं। या तो ये जो ईयर्स हैं, इनमें अच्छे से मेहनत करना जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। या शिवम, काफी प्लेजर्स आपने छोड़े, सेक्रीफाइस किए, मस्तियां आपने छोड़ी हैं, पिकनिक्स छोड़ी होंगी, सिनेमा छोड़ा होगा, लेकिन व्हेन यू बिकेम अ सक्सेसफुल, है ना, यू आपको नीट में सक्सेस मिल गई, उसके बाद जब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का तांता लगा, उस समय आपकी कैसी फीलिंग्स थी, जरा वो शेयर कीजिए। वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में। तो कई लोगों को तो आज तक ये बिलीव नहीं होता है कि मेरा सिलेक्शन हो कैसे गया हो, इसलिए मेरे को देख के उनको लगता है कि बहुत आसान है सिलेक्शन, कि इसका हो गया तो किसी का भी हो सकता है। पर कई जो जिनको जैसे एक्सपेक्टेशन जिनको नहीं थी, वो काफ़ी खुश भी हुए, और वही जैसा कि मैंने कहा कि प्रिपरेशन टाइम में हमको लगता है कि जैसे कोई मैरिज पार्टी आपने छोड़ी, दोस्तों के साथ बाकी दोस्त आपके घूम रहे हैं, अपना मन करता है अपन ने वो चीज़ छोड़ी, उस टाइम लगता है कि यार किधर आ गए अपन, और अपन क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर जब फिर वो सक्सेस होती है कि अपने साथ कि एक अपना करियर सिक्योर हो गया, अपन डॉक्टर बनने वाले हैं, प्लस पूरी दुनिया आपके लिए खुश है, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना खुश हैं, और तो उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि वो खुशी देख के कि जो हमने मेहनत करी वो सक्सेसफुल हो गई है। जो सक्सेसफुल मिली। शिवम, आप अपने हाथ से भी नोट्स बनाते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि बुक्स कंसल्ट की हैं आपने, कोचिंग क्लासेस अटेंड की हैं, बाहर भी रहे आप घर से, तो काफी आई थिंक डिफिकल्टीज आती हैं, तो वर यू मेकिंग नोट्स? आप खुद अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाते थे? हाँ, नोट्स बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। जैसे एलन वाले की जो मॉड्यूल्स होती थी एलन की, वो वैसे पूरी कंप्लीट होती थी, उसमें सब बहुत डिटेल में होता था। लेकिन जैसे अब अगर हर 4 दिन बाद आपके पास टेस्ट आ रहा है, तो आप पूरी मॉड्यूल वापस नहीं पढ़ सकते उसके अंदर। तो उसका पैटर्न पढ़ने का ये होता था मेरा कि एक बार टॉपिक को जब पढ़ाया, उसी दिन उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो ज़्यादातर पोर्शन तो उसका अपने को समझ आ जाता है, तो जो चीज़ समझ आ गई वो याद रहती है। लेकिन जैसे कुछ फॉर्मूला हो गए या कुछ कोई डेटा हो गया जो याद करने का है, बस उनको एक पेपर पे लिख लो, तो हर चैप्टर को एक पेज में अपने समराइज कर लिया कि इस चैप्टर में बाकी सब मुझे याद है, जो चीजें मैं भूल रहा हूँ वो ये सब है। तो अब कोई भी टेस्ट आता है तो उसके पहले आपको बस वो 10-15 पेजेस ही रिवाइज करने पड़ते हैं, तो आपको अच्छे से उस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये मेरे साथ जो है मैंने ऐसा करा था, और इसमें भी हमारे वहाँ होता था कि सब एक दूसरे के नोट्स कॉपी करते रहते थे कि उसने जो लिखा है वो भी मैं लिख लूं। उसका मैं सजेशन दूंगा कि आप खुद अपने नोट्स बनाएं सब, क्योंकि हर इंसान का अलग होता है, किसी को कोई चीज याद रहती है, किसी को कोई चीज याद नहीं रहती है। तो जो अपने को बेस्ट रहे उस हिसाब से नोट्स बनाएं, वो काफी हेल्पफुल होता है फास्ट रिविजन के लिए। वेरी गुड शिवम, आई थिंक हमारे ऑडियंस को, नए स्टूडेंट्स को, दोज आर एस्पिरेंट्स,
उनको आपके कहने का, आपके स्टेटमेंट्स का, आपकी डायरेक्शंस का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, है ना? तो आई थिंक बहुत अच्छा आप जो है समझा रहे हैं हमारे को एज़ अ जो अभी 8th में हैं हुँ। और हमने अभी पैंडेमिक देखा है 2 साल से। तो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि थोड़ी-सी ऐसा फ़ील हो रहा है कि क्योंकि रेगुलर स्कूल नहीं हुए, तो कुछ जो है डलनेस सी आ गई है एजुकेशन फ़ील्ड में। तो हाउ विल यू एड्रेस दिस? आपके भी क्लासेस आई होप कभी बीच-बीच में ऑफ रही होंगी, तो बिल उसको कैसे कोप अप करें? वो चीज़ बिल्कुल सही है कि अब पैंडेमिक की वज़ह से काफ़ी टाइम तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं, तो घर रह के एक शेड्यूल भी नहीं बन पाता है, क्योंकि स्कूलिंग का फ़ायदा ये रहता था कि आपका एक रोज़ शेड्यूल रहता है कि आज क्लास में जाना है, ये पढ़ाया तो ये पढ़ना है घर आके। तो या उसका भी बेस्ट है, आजकल सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबने अपना ऑनलाइन सर्विसेज़ भी स्टार्ट करी हैं, कि वो या ऑनलाइन करते हैं। तो उससे भी एक शेड्यूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन करते हो, तो एक शेड्यूल बन जाता है कि आज वो ये टॉपिक पढ़ाएँगे और आज हमको पढ़ना है ये टॉपिक। या और कई लोग सेल्फ स्टडी में सक्षम होते हैं, तो उसमें भी फिर अपने को खुद के लेवल पे शेड्यूल अगर आप बना सकते हो, तो आप उसको बनाएँ कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। वीडियोज़ यूट्यूब पे या सब जगह कहीं न कहीं कंटेंट तो मिल ही जाएगा, नहीं तो आप खुद बुक्स को पढ़ें और शेड्यूल बना के चलें, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप एक शेड्यूल बना लें कि आज मुझे ये पढ़ना है। या। इस बात से मुझे एक क्वेश्चन और याद आता है, शिवम अच्छी तरह मुझे बताइएगा। रीडिंग आपने कहा नोट्स आपने खुद ने बनाए। नोट्स बनाने के पहले एक स्टेज होगी कि बुक्स भी आप लेके बैठे होंगे काफ़ी 5-5 6-6 घंटे दिन में, 8-8 10-10 घंटे भी आपको लगे हों। क्या ये आपने किया है रियली? जो आप कह रहे हैं कि बुक्स से नोट्स बनाए, तो बुक से नोट्स तो जब ही बन पाएँगे शिवम कि जब आपने बुक पढ़ी होगी। इट मीन्स हाँ। आपने बुक पढ़ी है। तो ज़रा ये बताइए कि कितना-कितना समय यू आर अ वोरेशियस रीडर आपकी बात ये कह रही है, आपने बुक्स बहुत डीपली पढ़ी हैं। दैट इज़ व्हाई यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन नाउ। तो ज़रा इस बात पर भी हाइलाइट कीजिएगा। हाँ, बुक्स का ज़रूर वो मैंने बताया, जैसे कि मॉड्यूल्स जो होती थी वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी का टॉपिक तो कवर करती थी, उसके अलावा एडवांस क्वेश्चन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती थी, लेकिन वो पूरी बुक को आप हर टेस्ट के पहले रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जैसे आज उस बुक में से जो टॉपिक पढ़ाया कोचिंग में, उसको घर आके उसको एक बार अच्छे से, क्योंकि एक बार अगर उसको पूरा अच्छे से एक बार में टाइम लगता है ज़्यादा, कि वो लगता है कि ये एक-एक लाइन अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर एक बार उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो वो चीज़ याद रहती है। फिर उसमें फिर 5-6 ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई ईयर है या कोई डेटा है ऐसा जो अपन भूलते हैं, या कोई फ़ॉर्मूला है, बस वही चीज़ें रह जाती हैं। बस उनको आप नोट्स में लिख लो, तो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से थी पढ़ने के लिए। और बुक का भी पढ़ने के टाइमिंग्स वही क्लास के हिसाब से होते थे कि आज फिज़िक्स में इतना पढ़ाया है तो इतना कर लिया, और बायो में आज 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो वो 2 टॉपिक्स के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेते थे। तो शिवम ये तो बहुत आपका टफ टाइम टेबल रहा है। कितने साल ऐसा रहा है? टफ टाइम टेबल 8th 9th 10th में दिक्कत ये थी कि जैसे स्कूल भी है और कोचिंग भी इधर जॉइन कर रखी है, तो मॉर्निंग में तो स्कूल है और इवनिंग में कोचिंग रहती थी। और 11th 12th में अगर एलन कोटा है तो वो खुद ही जैसा कि बताया 2 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक रहता था, तो शेड्यूल काफ़ी टफ रहता था, प्लस टेस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे। तो ये शेड्यूल तो टफ रहता था, लेकिन वही है कि मैनेज करने के लिए अपन सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करा। जैसे हमारा इवनिंग का अगर शेड्यूल है तो हमने मॉर्निंग में अच्छे से टाइम पे उठ गए, रात को सो गए, क्योंकि अगर 8:30 बजे क्लास खत्म हुई है, उसके बाद अगर मैं रात को ही कोशिश करूँगा पढ़ने की तो वो दिक्कत हो जाती है। इतना ब्रेन भी कंटीन्यूअसली काम नहीं कर सकता है और थकान भी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि 8:30 बजे अपन आए हैं, उस टाइम आप खाना खा के सो जाओ। सुबह जल्दी उठ के फ्रेश माइंड से आप अच्छी प्रिपरेशन करो, ये वाली बात होती है। और जिनका क्लास शेड्यूल मॉर्निंग का होता था, वो भी जैसे अगर 8 बजे स्टार्ट हुई है मॉर्निंग में और 2:30 बजे उनकी क्लास खत्म हुई है, तो आप 2:30 बजे आके खाना खा के थोड़ी देर आप सो लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद फ्रेश माइंड से इवनिंग में पढ़ाई करो। तो वो इस तरह से टाइम मैनेज किया था। एग्ज़ाम देने की क्या फीलिंग आती थी जब आप नीट देने जा रहे थे? आपको कैसा लग रहा था कि मैं इस बार क्लियर कर लूँगा? कोई ऐसे डाउट्स आए थे? क्योंकि आपने बताया यू वर वेरी कॉन्फिडेंट राइट फ्रॉम 8th क्लास आप 8th क्लास से ही यू वर वेरी डिसिसिव। आप में जो कहना चाहिए मुझे आपकी तारीफ़ करूँगा डिसाइड टू डिसाइड वाली एबिलिटी 8th क्लास से ही थी। तो ये फैक्टर बताइए ज़रा कि जब नीट आप देने गए, मान लीजिए कल नीट है,
और आज की रात, आज का दिन आपको कैसी फीलिंग्स आई बार-बार? फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड आती हैं। वो वैसे जब एग्ज़ाम दूर होता है तब लगता है कि हाँ, अपन अच्छा कर लेंगे और टेस्ट के रिज़ल्ट्स देख के भी ऐसा लगता है कई बार। बट जब एग्ज़ाम जितना पास आता है टेंशन तो उसके प्रोपोर्शनली बढ़ती ही है, तो वो एक डाउट सबके मन में आता है कि क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बट वो वही है, अपने को इतना पता है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड जो मैंने सीखा है कि अगर अपन ने मेहनत करी है तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। वो बिल्कुल। जो मेहनत करी है भले ही अपन ने एक टेस्ट के लिए मेहनत करी, वो टेस्ट अच्छा नहीं हो पाया होगा, लेकिन वो जो मेहनत कभी अपन ने करी होगी वो कहीं न अपने को फ़ायदा दे के जाती है। तो जी, इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैं दे के गया था नीट। वेरी गुड शिवम, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा-सा ये और बताइए कि मतलब इफ यू कैन टेल अस इन परसेंटेज कि आपके, जैसा आपने बताया मुझे कि कोचिंग क्लासेस आपने अटेंड की, आपके मेंटर्स रहे, टीचर्स रहे, पेरेंट्स रहे। अगर हम इनका परसेंटेज में आपकी सक्सेस में रोल देखते हैं आज की तारीख में, बिकॉज़ नाउ यू आर ऑन अ वेरी सीनियर स्टेज। मैं कहूँगा लास्ट ईयर ऑफ योर एमबीबीएस ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू कवर। अब आपका ये अंतिम वर्ष होगा, है ना? छात्र के रूप में 1 साल बाद आप डॉक्टर कहलाने लग जाएँगे, ईश्वर करे। तो ज़रा-सा मेरे को ऐसे बताइए कि कोचिंग क्लासेस का, पेरेंट्स का, कोई आपके ऐसे टीचर हो, मेंटर जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि जोर दिया, प्रेशराइज़ किया, ऐसी कोई आपको इंसिडेंट याद आती है? टीचर्स में जैसा कि मैंने कहा 8th क्लास में मैं स्कूल टाइम में बहुत वीक था पढ़ाई में, लेकिन जब मैंने 8th क्लास में सी स्क्वायर कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करा, वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते थे, गुंजन सर थे, एडी सर थे और दीप्ति मैम थे। उन्होंने इतना इंटरेस्ट से उन्होंने पढ़ाया टॉपिक को कि अंदर से मेरे को एक इंटरेस्ट आया कि मुझे बायो बहुत पसंद आई और मैंने कहा कि मुझे बायो लेनी है। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि मैंने कहा कि अगर कल को वो कोई टॉपिक टीचर नहीं भी पढ़ाता है, तो मुझे अंदर से जिज्ञासा आती है कि ये टॉपिक मैं पढ़ूँगा खुद से। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल टीचर्स का रहा है, वो इंटरेस्ट बिल्डिंग का रहा है मेरी लाइफ में। और पेरेंट्स का भी बहुत रोल रहा है बिकॉज़ पेरेंट्स ने हर मोमेंट सपोर्ट करा है और जैसा कि कहा कि कोटा जाके रहना अकेले-अकेले पहली बार घर से बाहर जाके रहा मैं। तो वहाँ सब चीज़ें मैनेज करना कि रेंट है, मेस का रेंट है और जो ट्रांसपोर्ट का है, खाने-पीने का है, सब चीज़ का मम्मी हर मंथ मम्मी खुद गवर्नमेंट में जॉब करती हैं, लेकिन हर मंथ वो आती थी कोटा विज़िट करने, ये चीज़ इंश्योर करने की सब ठीक से चल रहा है। तो बहुत उन्होंने सपोर्ट करा है हर चीज़ में। और मेरा ब्रदर है, वो खुद मेरे से सीनियर है, लेकिन उसने जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो भी अभी बीटेक कर रहा है, तो उससे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि वो अच्छा कर रहा है, अपन भी अच्छा करें, तो सबका रोल रहा है मेरी लाइफ में। शिवम, आपने बहुत मतलब यू हैव ओपन्ड योर हार्ट। आपने कहा मैं 8th में बहुत वीक स्टूडेंट था। बहुत खुशी हो रही है मुझे और हमारे ऑडियंस को भी। और ये इंटरव्यू जो है आपका काफ़ी मोटिवेटिंग रहेगा बच्चों के लिए। तो उस वीकनेस को आपने ओवरकम किया और आपके अंदर से आवाज़ आई कि ये मेरे को बायो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये टर्न अराउंड इसमें कुछ बताएँगे? मेरे कहने का इंटरेस्ट में मतलब है। हाँ, बोलिए, बोलिए। इंटरेस्ट इस वजह से आया कि जैसे स्कूल में जो होता था कि उसमें फिक्स स्कूल टाइम में फिक्स क्वेश्चंस आते थे कि जैसे जो बुक हमारे चल रही है उसमें पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बस टीचर्स उनके आंसर्स लिखा देते थे या हम उनको याद करके एग्जाम दे देते थे। तो टॉपिक में कभी इंटरेस्ट नहीं गया, जबकि कोचिंग वालों ने जब पढ़ाया तो उन्होंने टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया कि सीक्वेंस में पढ़ाया कि ये चीज हुई उसकी वजह से ऐसा होता है। और बायो में स्पेशली ह्यूमंस के बारे में, अपने शरीर के बारे में जानने को मिला, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, सबके बारे में जानने को मिला। तो कहीं न कहीं मैंने वो चीज़ वापस भी कभी एक बार 5th क्लास की बुक ऐसे ही उठा के देखी तो मुझे ध्यान गया कि जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें इवन 5th क्लास में भी थी। लेकिन कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया उन पे क्योंकि हम उन्हीं आंसर्स को करने में रह गए जो बुक के पीछे थे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। तो ये इस वजह से एक इंटरेस्ट आया। वेरी गुड। शिवम, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्वेश्चन आंसर मगअप नहीं करने चाहिए, उनकी डेप्थ में जाना चाहिए। और आपकी इस बात से ये लग रहा है कि आपने जो लास्ट के 4 इयर्स थे स्कूल में, यू बिकेम अ वेरी इन डेप्थ रीडर ऑफ द बुक्स। आपने बुक्स बहुत गहराई से जाके पढ़ी। मुझे लग रहा है कॉलेज में भी आपने बहुत इसी तरह से पढ़ाई की है। इसीलिए आप जो है टॉप कर पाए हैं कॉलेज में। और मेरी आगे भी यही अभिलाषा रहेगी, गुड विशेस रहेंगी, आप हमेशा टॉप करें। टू रैप अप एक क्वेश्चन और है मेरा, टू जी, बिल्कुल। कंक्लूड दिस इंटरफेस। मैसेज अब आप क्या देना चाहेंगे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो अब अपना करियर
ऑप्ट कर रहे हैं, आप क्या गाइड करेंगे उनको? वॉट एवर मे बी देयर ड्रीम, आपने अपना ड्रीम जैसे फुलफिल किया है, ऐसे बोलिए कि वो मोटिवेट हो जाएं बच्चे आज के। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि आई विश आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हों। और जैसा कि मैंने कहा, इतना आसान भी नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं, और इतना टफ भी नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाके होता है बहुत ज्यादा। बट अपना बेस्ट करने की कोशिश करें, जितना अपनी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी जो है बेस्ट करें, और ये बिल्कुल ना सोचें कि मुश्किल फेज है और इतनी मेहनत अपने से नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त अगर मेहनत कर ली तो एक अपना करियर काफी सिक्योर हो जाता है कि अच्छा अपने को आगे इतना नहीं सोचना पड़ेगा अगर एक बार सिलेक्शन हो जाए तो एंड ऑल द वेरी बेस्ट सबको। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वंस अगेन वी वेलकम यू ऑन भुवनेश माथुर चैनल। आगे भी आपके गाइडेंस की, मोटिवेशन की इस चैनल को जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है आप सफलता के और भी झंडे गाड़ेंगे। गुड लक टू यू एंड मिलियन थैंक्स वंस अगेन। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव योर इंटरव्यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गुड लक। थैंक यू।